तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं CUET से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, मैंने शॉर्ट्स में बताए हुए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं CUET के बारे में। पर यार उसमें क्या था ना कि मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं समझा पा रहा था कि 1 मिनट में कितना ही समझा पाता। ठीक है, तो 1 मिनट में मेरे बस की बात नहीं हो रही थी समझा पाना। तो मैंने कहा नहीं यार, वीडियो बना देता हूँ। वीडियो बनाने से क्या होगा ना कि सब कुछ मैं बता पाऊँगा आराम से, क्योंकि वीडियो में तो अपनी मर्ज़ी है कितना देर भी चलाओ। ठीक है, तो देखो सी यू ई टी ना पिछले साल ही लॉन्च हुआ। ठीक है, CU CET या CUET। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मतलब सेम ही है, एक ही एग्ज़ाम है दोनों। तो क्या हुआ ना कि पिछले साल ये ना आया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ना परसेंटेज सिस्टम हटाना था सरकार को। पता नहीं क्या कीड़ा काटा सरकार को, बोला नहीं भाई परसेंटेज सिस्टम हटा दो हटा दो। बच्चे ज़्यादा परसेंटेज ला रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है ये चीज़। इतने ज़्यादा परसेंटेज लाओगे तो हमें शर्म आ जाएगी कि हमारे टाइम में इतने परसेंटेज नहीं आते थे। तो ये कह के ना सरकार ने हटा दिया, बोला चलो चलो हटो हटो। ये कह के CUET का ले आए। अब ले आए, पिछले साल ले आए तो बच्चे भाई साहब डर गए यार, पता नहीं क्या कैसे क्या होगा। तो इसी चक्कर में ना एक देख रहा था मैं, जानकारी मेरे को मिली। DU ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें ना टोटल ना 70,000 सीट है। ठीक है, 70,000 के लगभग सीट है टोटल, 70K सीट है। इसमें से ना मुश्किल से ना सिर्फ 50,000 सीट भरी इस साल। मतलब 50,000 सीट भरी, 20,000 सीट खाली रह गई। 20,000 सीट मतलब अप्रॉक्स 20,000 के करीब सीट खाली रह गई, वेकेंट वेकेंट रह गई। बताओ क्यों वेकेंट रह गई? क्योंकि ये जो आया ना CUET, ये ना बहुत बच्चों ने दिया, पर ना बहुत बच्चों का निकला ही नहीं। मतलब उनके ना मार्क्स ना इतने घटिया है ना कि बताने लायक भी नहीं थे। जो कि वो वही उन उन जैसे बच्चों को आए जो कि 12th में जिनके 90-90% आए हैं, उन सब बच्चों के इतने बेकार बेकार नंबर आ गए इस CUET में। ठीक है, समझ रहे हो? फिर इसलिए देख रहे हो 20,000 सीट खाली रह गई DU में, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 सीट खाली रह गई। कोई कोई बच्चा इधर एडमिशन लिया ही नहीं। मतलब 20,000 बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं। 20,000 और बच्चे ले सकते थे, पर 20,000 बच्चों ने लिया ही नहीं। समझ रहे हो मतलब कितना बुरा हाल था CUET का इस साल। अब मतलब पिछले साल, इस साल भी है CUET। तो इस साल क्या है ना कि जो पिछले साल के बच्चे थे ना, वो इस साल मुझे लगता है बढ़ जाएंगे। मतलब पिछले साल के बच्चों ने जो कम परफॉर्मेंस करी है, मतलब बेकार परफॉर्मेंस करी है इस नए नए होने के चक्कर में, कि उन्हें समझ नहीं आया कैसे क्या तैयारी करना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ना बढ़ जाएंगे। मतलब कंपटीशन तुम लोग का बढ़ने वाला है। एक तो इस साल के बच्चे जो हैं उनका भी, और पिछले साल के जो बच्चे आए हैं उनका भी, वो दोनों मिला के थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, पिछले साल से ज़्यादा हो जाएगा इस साल कंपटीशन। पिछले साल तो बहुत कम कंपटीशन था, देखा ही होगा तुमने। ये तो जान ली तुमने काली सच्चाई CUET की। अब जानते हैं कि अब जब आ ही गई है तो इससे पढ़े कैसे। देखो CUET ना कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, मैं समझा देता हूँ। CUET ना जैसे कि अपने देश में ना कंपटीशन होते ही है, जानते हो कि सरकारी जॉब के कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो ऐसे ही ना CUET भी है। तो ये भी एक कंपटीशन ही समझ लो, एक कंपटीशन है CUET। अरे यार कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिखता हूँ मैं, और इस पर तो और गंदी हो रही है। तो ना CUET एग्ज़ाम एक कंपटीशन है, तो इसमें ना बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। पिछले साल करीब करीब 15 लाख बच्चों ने ना फॉर्म भरा था। समझ रहे हो, 15 लाख। और बच सिर्फ ना 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बताओ, 15 लाख बच्चों ने भरा और 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। क्योंकि ना बहुत बच्चों के फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए थे, और बहुत बच्चे ने दिया ही नहीं। मतलब उन्होंने लगा पता नहीं यार कैसे क्या होगा, तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो शायद इस साल वो देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, हमें क्या, हमें तो तैयारी करनी है, हमें एक सीट चाहिए। ठीक है, एक सीट के लिए तो हम लड़ेंगे ही ना। तो उसके लिए कितने भी बच्चे हों, हमें उससे क्या लेना देना। तो जो भी है, तो आप समझते हैं। देखो ठीक है, ये समझ लिया। तो CUET क्या है ना, CUET एक एग्ज़ाम है। उसके अंदर ना 3 सेक्शन होते हैं। मतलब 3 सेक्शन का एक एग्ज़ाम है, 3 सेक्शन का एक एग्ज़ाम है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सॉरी बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, पर थोड़ा समझ लो, सेक्शन सी। ठीक, ये 3 सेक्शनों का एक एग्ज़ाम है CUET। ठीक, ये तीनों सेक्शन आपको देने पड़ेंगे। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप तीनों सेक्शन दो, तीनों सेक्शन दो। एक सेकंड कलर बदल लेता हूँ। तीनों ये सेक्शन दो, या ये सेक्शन दो, या ये सेक्शन दो, या तीनों दो। ठीक है, ये डिपेंड पता है कब कब करेगा आपको, ये कब इम्पोर्टेंट लगेगा। ये तब आपको इम्पोर्टेंट लगेगा जब आपको ना कोर्स डिसाइड हो कि आपको कौन सा कोर्स करना है 12th के बाद।
या यानी यूनिवर्सिटी आपको पता होगी किस यूनिवर्सिटी से आपको करना है। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ना समझ आएगा कि क्या है ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, ये आप पता कर लोगे ना, इसके बाद ना खेल बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। जो सेक्शन मैंने आपको समझाया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सेक्शन ए टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज से समझ आ ही रहा होगा, भाषा, भाषा का परीक्षा है ये, समझ लो। भाषा का सरल भाषा में बोलो तो भाषा से रिलेटेड सब्जेक्ट है इसमें। तो कुल मिला के ना 13 भाषा है, मतलब 13 लैंग्वेज है। ठीक है, इस सेक्शन ए में। तो इनमें से ना कोई भी आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। 13 भाषा में से कोई भी 2 भाषाएं आप ले सकते हो। पर एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप वही भाषा लेना जो आपने 12th में पढ़ी हो, समझे। आप ले तो कोई भी सकते हो, सीयूईटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप एग्ज़ाम किसी का भी दे के आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओगे प्रॉब्लम वहाँ शुरू होगी, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी वाले ना अलग ही नशे में है। ये सीयूईटी वाले तो अलग नशे में है ही, मतलब सीयूईटी लाके तो सरकार ने जो नशा दिखाया है वो तो देख ही रहे होगे। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ अलग ही नशे में है। मतलब ना सीयूईटी जो ना, एक समझ लो कि ना 12th के मार्क्स के जैसा ही है। कि 12th में क्या था कि आप 12th के मार्क्स लाओ, एग्रीगेट नंबर निकालो अपने, निकालो क्या मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसका फॉर्म भरो, उसका कट ऑफ क्लियर करो, एडमिशन हो गया, ख़त्म, सिंपल प्रोसेस। कोई कोई दिमाग ख़राब वाली बात नहीं इसमें। पर इस साल क्या किया, नहीं जी हम सीयूईटी ला रहे हैं, इससे ना बच्चों को ना फ़ायदा मिलेगा। पता नहीं किसको फ़ायदा मिल रहा है मिल गया बच्चों को फ़ायदा। ठीक है, ले आए। इसके बाद लाने के बाद भी इनको ना कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। ले तो आए पर करेंगे क्या कुछ पता नहीं इनका, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वालों का क्या कहना है कि देखो भाई सीयूईटी तो आ गया, ठीक है आ गया, हम मान लेते हैं सीयूईटी आ गया, पर जैसे 12th में आप देते थे 5 सब्जेक्टों का एग्रीगेट बना के नंबर, मतलब यूनिवर्सिटी लेते थे 5 सब्जेक्टों का एग्रीगेट बना के, ये सीयूईटी में ऐसा नहीं होगा। सीयूईटी के जो आप जितने भी सब्जेक्ट दोगे ना, वो इन यूनिवर्सिटी के कहने पे दोगे, कि जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेंगे वही सब्जेक्टों का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर उससे आपने एक ज़्यादा या एक कम, ज़्यादा तो खैर दे लो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक भी कम दिए ना तो यूनिवर्सिटी बोल देंगे कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे तेरा एडमिशन, तू जा यहाँ से। सीधा मना कर देंगे, मुंह पे धक्के मार के निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं भाई हमने तो बोला था, तूने लिया ही नहीं, तूने दिया ही नहीं, ऐसा बोल के निकाल देंगे। तो ऐसा बोल के आपको शर्मिंदगी फील ना कराने के लिए मैं समझा देता हूँ। पिछले साल बच्चों के साथ ना बहुत चीटिंग हुई ऐसे। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं था क्या करना था। बच्चों को लगा अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट है, अरे ये तो मेरे को आता ही है। जैसे मान ले समझाता हूँ, देखो जैसे डीयू का ना एग्जाम्पल लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका क्या कहना है कि ना 3 सेक्शन जो है ना उसमें से ना, रुक जाओ पहले लिख देता हूँ, ए बी सी, ये 3 सेक्शन में से ना वो ना 2 सेक्शन ले लेता है। ठीक है, बोलता है सेक्शन ए सेक्शन बी ले आओ, ये दोनों के सब्जेक्ट के ना पेपर दे दो, मैं ले लूँगा तुम्हारा एडमिशन, मतलब तुम्हारा एडमिशन करवा लूँगा। पर समस्या यहाँ पे ये है कि ये लेने के बाद ये भाई साहब का कुछ अलग डिमांड है। रुको समझाता हूँ। सेक्शन मान लो तुमने सेक्शन बी ले लिया, सेक्शन ए ले लिया, सेक्शन बी लेके आप एग्ज़ाम दे के आ गए, इन दोनों सेक्शनों के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। तो इसमें क्या किया, सेक्शन ए में ना जो है, जो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज टेस्ट है, तो इसमें से ना ये क्या बोलते हैं कि देखो बेटा जो लैंग्वेज तुमने 12th में पढ़ी है ना वही सिर्फ देना। अगर इसके अलावा तुम अपने मदर टंग में दोगे ना, कि मान लो किसी की मदर टंग हिंदी है और उसने हिंदी 12th में पढ़ी ही नहीं, अगर वो दे दोगे तो हम नहीं लेंगे। सिंपल बात, मना कर दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जो 12th में पढ़ोगे वही दोगे, बस बात खत्म। ठीक है मान लेते हैं, ठीक है बात खत्म। इसके बाद ना सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी ना जो है ना वो डोमेन टेस्ट है। मतलब ना सेक्शन बी में ना डोमेन है, मतलब ऐसा है कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट लिए हैं ना, नहीं देखते हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सब के जो सब्जेक्ट होते हैं वो जो है ना वही टेस्ट है इसमें। तो ये क्या बोलता है डीयू, कि मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने साइंस ली और उसका मन कर गया, मतलब 12th तक उसने पढ़ी साइंस, उसके बाद ग्रेजुएशन बोला कि नहीं यार बीए कर लेता हूँ, कौन बीएससी करे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आईआईटी निकला नहीं, छोड़ो यार अब हटाओ यहाँ ये नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार बीए करना है मेरे को। तो बीए करने के लिए ना वो 12th के मार्क्स तो अब वैलिड नहीं है, 12th के मार्क्स पे तो एडमिशन होगा नहीं, सीयूईटी के नंबर पे होगा। तो सीयूईटी में सब्जेक्ट पढ़ते हैं बहुत सारे,
तो डोमेन मतलब सेक्शन बी में ना वो गया चूज़ करने कि यार चलो भाई मेरे को अगर बीए करना है तो ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में से बीए कर लेता हूँ। तो वो आया, सोचा कि फॉर्म भरा सीयूईटी का, तो सोचा यार क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट भरूँ सेक्शन बी में, क्योंकि वो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी भर दो। तो उसने सोचा यार देखो, साइंस तो मेरी अच्छी है नहीं, होती तो मैं आईआईटी निकाल लेता। तो उसने सोचा कि यार जब मेरे को बीए करना है तो बीए के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे लेता हूँ। अब कोई भी लॉजिकल बंदा तो ये सोचेगा ना, यार देखो मेरे को बीए करना है तो बीए के सब्जेक्टों का डोमेन दे देता हूँ, है कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसने दे दिया ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, ये 3 सब्जेक्ट का उसने ना डोमेन दे दिया। बोला ठीक है कोई नहीं यार, इसमें तो रटने वाली चीज़ है, रट रट के मैं पास हो जाऊँगा, अच्छे नंबर ले आऊँगा। इसने कहा ठीक है, मतलब जो साइंस का बंदा था उसने सोचा बीए करूँगा तो बीए के सब्जेक्टों का डोमेन दे देता हूँ, सिंपल। ऐसा ही उसको लगा, हाँ ऐसा ही होता होगा, उसने दे दिया। जब ये गया एग्ज़ाम तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसने ना वेबसाइट पे लॉगिन किया, मतलब वेबसाइट पे जब इसने फॉर्म भरा CSAS पोर्टल पे, मतलब डीयू का एक पोर्टल है जिससे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो, मतलब फॉर्म भर सकते हो एडमिशन के लिए। तो इस पोर्टल पे इसने अप्लाई किया तो डीयू वाले ने सीधा मना कर दिया, बोलते नहीं लेंगे भाई, तूने तो 12th में पढ़ी ही नहीं है सब सब्जेक्ट जो तूने दे के आया है सीयूईटी में, ये सब्जेक्ट तो तूने पढ़ी ही नहीं है, तो फिर तू क्यों देने लग गया। तो इसको आया गुस्सा, इसने बोला भाई मेरे को जब बीए करना है तो मैं क्यों बीएससी के सब्जेक्टों की या क्यों साइंस के सब्जेक्टों का एग्ज़ाम दूँ। उसने तो सोचा यही, ये सीयूईटी यही है ना कि जो सब्जेक्ट आपको करने हैं उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो। उसने ये सोच के दे आया, उसके साथ हो गया स्कैम। लो भाई, अलग नशे। फॉर्म खोलेंगे ना तो सेक्शन बी में ना आपको मतलब फिलअप मांगेगा कि कौन से आपको एग्ज़ाम देने हैं, कौन से सब्जेक्टों के एग्ज़ाम देने हैं। तो इसमें ना बहुत सारे हैं, सेक्शन बी ना बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये सेक्शन बी में ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक B1 और दूसरा B2, ठीक। तो ये B1 में ना B1 और B2 क्या है समझा देता हूँ। देखो B1 में ना वो सब्जेक्ट हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जो नहीं होता जैसे किसी ने साइंस ले रखी है तो उसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये होता है। PCM हो गया, PCMB हो गया, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, ये ना B1 में है। और B2 में ना वो सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि PHE, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, अब बाकी तो मेरे को याद नहीं, ये सब होते हैं। तो ये ऐसा ऐसा चीज़ है, समझ लो कि B1 में कोर सब्जेक्ट है, B2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो DU क्या कहता है कि देखो तुम ना B1 से ना 2 सब्जेक्ट उठा लो और B2 से ना 1 सब्जेक्ट उठा लो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के तुम फॉर्म भर दो, ठीक है। ठीक है, 80% प्लस कोर्सों के लिए तुम एप्लीकेबल हो जाओगे। क्या क्या करने पे, सेक्शन ए में वही लैंग्वेज देना जो तुमने 12th में पढ़ी है, ठीक। सेक्शन बी में वही डोमेन देना जो 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक। और ये भी B1 में सॉरी सेक्शन बी में ये नहीं है कि खाली तुम B2 का दे के आ गए, मतलब तुमने सोचा कि यार जो मेरे ऑप्शनल है वही सिर्फ दे के आ जाता, जैसे किसी का ऑप्शनल 3 ऑप्शनल है तो सोचा यार 3 ही तो भरने हैं, 3 ऑप्शनल भर देता हूँ, आसान नंबर मतलब आसान पेपर आएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हें B1 से 2 सब्जेक्ट उठा लेना, उसके बाद ही B2 पे जाना, ठीक है। अगर नहीं जाओगे, तुमने सोचा कि B2 से ही 3 सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो गए, मर गए तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए B1 से 2 सब्जेक्ट पहले उठा लेना और फिर B2 से 1 सब्जेक्ट उठा लेना, 1 या 2 तुम्हारी मर्जी, कितना भी उठा लो। पर एक और मैं बता देता हूँ, अगर तुम B1 से 3 सब्जेक्ट उठाओगे ना तब भी तुम एप्लीकेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम B1 से 3 उठा लो डायरेक्ट, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पहले B1 से 2 सब्जेक्ट उठाने के बाद ही तुम उठाना कोई भी B1 B2 का सब्जेक्ट। पहले B1 से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेना, उसके बाद ही तुम B2 से उठाना कोई, या तो इससे 3 उठा लो, 4 उठा लो, कोई मसला नहीं है, पर 2 से ज़्यादा ही उठाना, उसके बाद ही B2 पे जाना, समझ लो, इतनी सी बात। और हाँ वही उठाना जो 12th में पढ़े हो, वरना फिर तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सेक्शन C की बात करते हैं, सेक्शन C। हाँ ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मतलब सेक्शन C का ना कुछ मतलब अलग ही कहानी है।
सेक्शन सी क्यों है, पहले समझ लो क्यों है। क्यों ना, सेक्शन सी में ना कुछ नहीं आने वाला है, जो तुमने ट्वेल्थ में पढ़ी नहीं है ना वो नहीं आने वाली है। मतलब ट्वेल्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्वेल्थ में तुमने आज तक कभी सेक्शन सी के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। और वो है एप्टीट्यूड, मतलब जनरल टेस्ट। ये लोग ना इसको जनरल टेस्ट नाम दे के आए हैं, नाम दे के बोला हुआ है इन्होंने, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बोला हुआ है इन्होंने। तो ये जनरल टेस्ट क्या है अपने ये समझते हैं पहले। पूरी स्क्रीन खराब भर गई, नई स्क्रीन पर लिखते हैं। देखो जनरल टेस्ट, तो ये जनरल टेस्ट क्या है। जनरल टेस्ट ना देखो, तुमको मालूम हुआ अपने भारत में सरकारी जॉब कितनी फेमस है। तो सरकारी जॉब को ना क्रैक करने के लिए ना एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं एग्ज़ामों को ना ये जनरल टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलर एग्ज़ाम यही जनरल टेस्ट है। मतलब जैसे सरकारी जॉब को पाने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट ये जनरल टेस्ट है। अब ये सोच के डर मत जाना कि सरकारी जॉब का यार एग्ज़ाम का मतलब इतना कंपटीशन होता है, यहाँ पे भी होगा ऐसा वैसा होगा, ऐसा नहीं कुछ है। ये इसके आसान आते हैं। इन्होंने पता क्या बोला कि पहले एक बार समझ लो, पहले इसका सिलेबस समझ लो। जनरल टेस्ट ना 3 सब्जेक्टों से मिलके बना है। पहला क्वांट्स, हाँ, अब कुछ लोग के लिए क्वांट शब्द कुछ नया सा ही होगा, पर कोई डरो मत यार, सिर्फ मैथ सही है। ठीक है, अब मैथ सुन के भी मत डरने लग जाना यार, मैथ्स आएगी पता नहीं कैसे होगा। अब बताता हूँ कितना सिंपल चीज़ है। इसका ना एल आर, अब ये भी बहुत कम मतलब कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है। देखो इसका नाम ना लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, यार जगह भर गई। ठीक है, आर से मतलब रीजनिंग समझ लेना, जगह भर गई है। ठीक है, इसके बाद आता है जीके। जीके तो मालूम है कि यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, जनरल नॉलेज। हे भगवान कितनी गंदी हैंड राइटिंग है। ठीक है, और जगह भी भर गई, कोई बात नहीं। तो ये हो गया जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा तीसरा क्वांट्स। ठीक है, ये जो क्वांट्स है यानी मैथ्स जो है, ये ना सिर्फ 8th क्लास की आने वाली है, मतलब 8th क्लास तक की आने वाली है बस। 10th 12th की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये सब नहीं आएगा, सिर्फ 8th क्लास तक की आएगा। CP SP परसेंटेज ऐसे ही। और क्या क्या होता है, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट स्ट्रीम, एवरेज एज, इन्हीं ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। और बहुत आसान सवाल आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। ये लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे लिए बहुत नया होने वाला है, क्योंकि ये तो फिलहाल तुमने पढ़ा भी होगा 8th तक, 10th तक पढ़ा ही होगा मैथ्स। उसके बाद LR, ये बहुत नया है, मतलब ये तुमने शायद ही पढ़ा हो। अगर कुछ बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी पहले से ही करते आ रहे हैं, वो तो उनके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी लॉजिकल रीजनिंग। पर हाँ, जो नए हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है कंपटीशन के बारे में, उनके लिए LR बहुत नया पार्ट होने वाला है। क्योंकि ना LR ना ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें ना लॉजिकल चीज़ें पूछी जाती है। मतलब ये कोई मैथ से या कोई हिंदी इंग्लिश गणित साइंस वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसका ना अलग ही है। इसका क्या पूछता है इसमें कि जैसे मान लो कि 1 3 5 फिर डैश, फिर फिलअप करो, अब इसमें क्या आएगा। तो 1 3 5, इसका आ जाएगा 7, मतलब सब ऑड चल रहे हैं तो ऑड ही आएगा। तो मतलब ना दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा इसके बाद ये क्या आएगा, उसके बाद वो क्या आएगा। या फिगर फिगर वाले आते हैं, ऐसे ना बहुत तरह की लॉजिकल चीज़ें आती हैं कि मतलब उसमें ना कॉमन सेंस लगती है बस। तो कॉमन सेंस लगाने वाला ये सब्जेक्ट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और फिर अपना टॉप मोस्ट खतरनाक जो सबके लिए दुश्मन होता है, वो है अपना जीके। जीके कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने ये दो अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, ये और ये मतलब कॉन्स और LR, रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, मत करना है इसको, कभी मत करना, ज़िंदगी में मत करना इसको। जीके काट ही दो अपनी डिक्शनरी से। अगर तुम मेहनत करके ये दोनों अच्छी कर लो ना तो ये हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, इतनी गंदी चीज़ है ये, देखने लायक भी नहीं है। क्योंकि ना ये CUET वाले मतलब NTA वाले, इनको ना जीके का ना कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी NTA एग्ज़ाम दिए ना, किसी में नहीं आता है भाई, किसी में जीके का कुछ सवाल नहीं आता है। ये ना मैं बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। ये जनरल टेस्ट में ना समझ लो लाइन वाइज सब समझाता रहता हूँ, तो जैसे जैसे जो आएगा समझाता रहूँगा। 70 क्वेश्चन आने वाले, नहीं 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक सेकेंड रुको, 75 क्वेश्चन आने वाले, 75 क्वेश्चन आने वाले, समझे। इसमें से क्या है ना, आपके पास ना 60 ही करने हैं, मतलब आपको 75 आएंगे, 60 करने हैं, यानी 15 का चॉइस होगा। ठीक है, 15 का चॉइस है और 60 करने हैं।
75 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 60 करने हैं। और इसमें से ना जीके का, रुको कलर चेंज कर देता हूँ, जीके का जो हिस्सा है ना मात्र 5 से 10 क्वेश्चनों का है। 10 भी ज़्यादा लिख दिया यार, 7, 5 से 7 सिर्फ इतने ही आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 to 7 आने वाले हैं। और ये भी बता देता हूँ 5 to 7 कहाँ से आने वाले हैं। ये जिसमें से ना 5 to 7 का भी आपको पार्ट हिस्सा बताता हूँ, जिसमें से ना 2 से 3 जो होंगे वो करंट अफेयर से होंगे। और वो भी करंट अफेयर कहाँ से, जो आप रेगुलर न्यूज़ में सुनते रहते हो ना, जिस पे आपकी नज़र भी नहीं पड़ती, आपको ऐसे ही मालूम रहते हैं, जिसको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई छोटे से छोटे बच्चे को मालूम होगा, वो करंट अफेयर आते हैं, वो भी 2 से 3। और जो हिस्ट्री से आते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब से जो बच गए ना, बचे हुए कितने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, मुश्किल से 3 से 4, 3 से 4 भी नहीं यार, गलत लिख दिया, 2 से 3, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जी, वो असली जीके से, मतलब जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब से आते हैं 2 से 3। तो क्या फ़ायदा भाई पढ़ के, मात्र 10 नंबरों के लिए तुम क्या ही पढ़ोगे नंबर के हिसाब से। तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 हटा दोगे तो 73 बचेगा, 2 मतलब 3 हटा दो चलो, 72 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं। तो सोचो क्यों एफर्ट डालोगे उसमें, और वो भी कितना सब कुछ पढ़ना होता है, मालूम ही नहीं रहता कहाँ से आएगा, तो फालतू में एफर्ट डाल के क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो सबसे बेस्ट अपना मैथ्स और रीजनिंग में लगाओ, अपना मेहनत जो है मैथ्स और रीजनिंग में लगाओ, आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं तुमको बता दूंगा, पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कहाँ से आते हैं तुम्हारे मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं। कितने आते हैं तो अभी बता देता हूँ कि जो मैथ्स है ना वो 50% रहने वाली है, 50% आपका मैथ्स रहेगा, बाकी जो LR है वो आपका 48% रहेगा बस, और 2% वो जीके मान लो और करंट अफेयर मान लो, चलो 45 कर दो इसको। 45% LR रहेगा और मैथ्स रहेगा, और बाकी 5% आपका करंट अफेयर और वो रहने वाले हैं, और कुछ नहीं। समझ गए, अरे ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, बस इतना ही रहने वाला है, समझ गए। हो गया पूरा CUET कंप्लीट, सिंपल। देखो अब मैं तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ फटाफट। देखो तुम्हें ना सिर्फ 2 बातें याद कर लेना, मतलब 2 बातें तुम पता कर लेना अपने हिसाब से, कि तुमको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा कोर्स के लिए जाना है, मतलब कौन सा कोर्स करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी करना है। यूनिवर्सिटी पूरा लिख नहीं पाऊँगा यार, जगह ही कम है, UNI लिख देता हूँ। कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा कोर्स करना है, बस इतना ही तुमको पता करना, और कुछ मत पता करना। उसके बाद ही फॉर्म भरना, और ये फॉर्म भरने के बाद ना एक बार ना वेबसाइट पे चेक कर लेना कि तुम्हारे क्या क्राइटेरिया है, उस यूनिवर्सिटी का क्या मांग रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने DU के लिए बता ही दिया है, बाकी BHU वगैरह वगैरह के लिए तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो बाकी जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे मैं आप हर यूनिवर्सिटी का बताता रहूँगा, क्योंकि यार देखो DU में ना सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, इसलिए मैंने वो बता दिया, तो लगभग बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा DU से ही। ठीक हो गया, ख़त्म। अब हाँ, ये भी है कि तैयारी कहाँ से करोगे। तो देखो भाई, मैं जो आप लोगों की तैयारी है ना लैंग्वेज टेस्ट की, यानी सेक्शन, मेरे हिसाब से जो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाना, तो मैं लैंग्वेज टेस्ट जो है सेक्शन A जो है वो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद अपना लैंग्वेज लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा, वो भी इसमें इंग्लिश पढ़ा दूंगा यार, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, सेक्शन सी जो है वो मैं पढ़ा दूंगा। सेक्शन सी पे पूरी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, सेक्शन सी का ना कोई लेना देना, मतलब सेक्शन सी से ना डरो मत, मैं करा दूंगा पूरा A to Z। सेक्शन सी का मैं पूरा करा दूंगा, और सेक्शन ए में इंग्लिश करा दूंगा यार, बाकी सब्जेक्ट को तो नहीं हो पाएगा मेरे से, और मेरे पास कोई टीम भी नहीं है जिससे मैं कराऊंगा। तो जो भी है, मैं सेक्शन A का इंग्लिश और सेक्शन सी पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और DU में ना एक और चीज़ बता देता हूँ, DU में ना किस कोर्स के लिए ना सेक्शन सी की ज़रूरत पड़ती है वो बता देता हूँ। देखो प्रोफेशनल कोर्स के लिए PC लिख देता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स के लिए ना तुमको सेक्शन सी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब तुम्हें सेक्शन सी लेना ऑप्ट करना पड़ेगा, सेक्शन सी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। DU में प्रोफेशनल कोर्स के लिए सेक्शन सी देना ही पड़ेगा। अब वो कौन कौन से हैं, देखो BBA तुमने सुना होगा, BMS, उसके बाद BBA FIA करके है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद BA बिजनेस इकोनॉमिक्स करके भी एक कोर्स है। सब मतलब प्रोफेशनल कोर्स हैं समझ लो। ठीक है, इसके बाद
आपका जर्नलिज़्म के जो कोर्स होते हैं उसके लिए, जर्नलिज़्म स्पेलिंग छोड़ो, समझ भी नहीं आ रहा है, क्या ही पढ़ोगे स्पेलिंग, ठीक है। जर्नलिज़्म हो गया। इसके बाद अपना इसके बाद बीटेक। बीटेक जो है ना, बीटेक होता है डीयू में, सीवीसी से होता है, मतलब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, मतलब सीआईसी से होता है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से बीटेक होता है। और वो भी किस में होता है, मैथमेटिक्स और आईटी। मतलब बीटेक में मतलब बीटेक पूरा कोर्स का नाम है बीटेक इन मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी, ये सही होता है, ठीक है। हो गया, और बस और कुछ नहीं है, सिंपल ए टू जेड बातें कंप्लीट हो गई सीयूईटी की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कुछ बातें कंप्लीट मैंने क्लियर कर दी हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन ए के लिए चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा, बड़े प्यार से पढ़ा दूंगा, और बहुत सिंपल है यार। 1 महीने में तुम्हारा सेक्शन ए और सेक्शन सी कंप्लीट करा दूंगा। आराम से बैठ के ना मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। कहाँ से देना है, मैं ही दे दिया करूँगा, ठीक है। पीडीएफ बना के दे दूँगा तुम्हें क्वेश्चंस की और मॉक टेस्ट की। तुम वो मॉक टेस्ट लगाना और नंबर बताना मुझे, ठीक है। और किसके किसके कितने नंबर आ रहे हैं बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा तुम्हें कॉलेज मिलने वाला है किस कोर्स के लिए, ठीक है। वो भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। और ये बता देना, डरना मत, बहुत ईजी है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आधे से बच्चों ना, मतलब उनको कंपटीशन देने का मालूम नहीं रहता है। मतलब 12th में अभी जो बच्चे हैं उन्हें ना 50% बच्चों को ये नहीं पता कि कंपटीशन कैसे दिया जाता है, क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे तैयारी होती है। तो उन 50% से तुम तो आगे हो ही, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें मालूम ही होगा। यार मैं कितनी बातें कर रहा हूँ वीडियो कंप्लीट करने के लिए, कितनी लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ। चलो कोई ना, अब हो गया, ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ें जो हैं, बाकी कुछ चीज़ें जो बच गई हैं, कुछ तो नहीं बची है। अब सीधा जो प्रिपरेशन है ना, मैं अगली वीडियो से ना प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूँगा, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। उसके बाद हर जगह देखो फ्री में ही पढ़ना, कोई इसमें ना कोचिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब में ना बहुत बहुत कंटेंट है इसका, ठीक है। तुम आराम से किसी से भी पढ़ो, बात नहीं। बाय, गुड नाइट।